बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल ऑन स्पेशल टीवी। सुनते कानों देखती आंखों को डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी का सलाम मोहब्बत। जैसे कि हमारी तमाम ऑडियंस जानती है कि हम हमेशा अपने प्रोग्राम में यूनिक और इंटीक किस्म का टॉपिक लेके आते हैं और कोशिश हमारी ये होती है कि बेस्ड ऑन साइंस गुफ्तगू करें, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को प्रमोट करें और आपकी ज़िंदगी में आसानियां पैदा करने की भरपूर कोशिश करें। आज का जो हमारा प्रोग्राम होगा, इस पर हम बात करेंगे कि बे औलादी के बढ़ते हुए जो मसाइल हैं उनका हल क्या है, इसकी काजेज़ क्या होती हैं, फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी किस तरह की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, उसमें अगर कोई इन्फेक्शन होता है, वो वायरल इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल हो या किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन हो, तो उसको ट्रीट कैसे किया जा सकता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वैक्सीनेशन की जा सकती है या नहीं की जा सकती। आईवीएफ क्या है, इसका सक्सेस रेट क्या है और फेलियर क्यों होता है, इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं और इसका क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है कि कौन सा जोड़ा किस वक्त वो क्वालिफाई करता है कि अब उसको आईवीएफ करवाना चाहिए। इन सारे मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए आज मैंने अपने स्टूडियो में जिन दो मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट एक्सपीरियंस और मोस्ट यंगेस्ट शख्सियात को दावत दे रखी है। वो किसी तारफ़ की मोहताज नहीं हैं। उनको आप किसी भी जगह पे जो मेडिकल से रेलिवेंट लोग हैं या वो लोग जो थोड़ा बहुत भी अपना एआई, आईटी या सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं या डिजिटल मीडिया को देखते हैं या कभी-कभी प्रिंट मीडिया भी पढ़ते होंगे, तो वो इन चेहरों से बाखूबी वाकिफ़ हैं। मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखती हैं डॉक्टर आयशा ज़फ़र, जो कि कंसल्टेंट गायनाकोलॉजिस्ट हैं, एक्सपर्ट आईवीएफ स्पेशलिस्ट हैं, हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखती हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। इनके साथ ही हमारी एक और मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट यंगेस्ट, मोस्ट एक्सपीरियंस जो मेडिकल की सीएमई प्रोग्राम या जितनी भी एडवांसमेंट हो रही होती है उसमें आपको हर जगह सफ़े अव्वल में नजर आती हैं, डॉक्टर कमल नौशीन, कंसल्टेंट गायनाकोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू, आई एम ऑनर्ड। डॉक्टर साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब भी कोई गेस्ट मेरे शो में आता है तो मेरा पहला सवाल उससे ये होता है कि वी वुड लाइक टू नो अबाउट योर पर्सनैलिटी, योर एजुकेशनल जर्नी। आपको कितनी मुश्किलात आई, कैसे आप मेडिकल फील्ड में आई और किस तरह आपको ये शौक पैदा हुआ? मेडिकल फील्ड में आने का शौक मेरे से ज़्यादा मेरे फादर को था। ठीक है। बीइंग फ्रॉम द फ्यूडल बैकग्राउंड, वो थोड़े डिफरेंट थे और उनकी सोच थी कि बेटियां बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होनी चाहिए और दे शुड बी वेरी इंडिपेंडेंट। और उन्हें शुरू से ही शौक था कि मेरी बेटियां डॉक्टर हों और डॉक्टर बन के कुछ ऐसा करें कि अगर मैं अल्लाह के पास हूँ तो मुझे उसका सवाब मिल रहा हो। तो बेसिक इनिशिएटिव तो मेरे फादर की तरफ से था। मुझे बचपन से ही लॉयर बनने का शौक था, बट माय फादर वाज लाइक के उन्होंने ऐसी मतलब वो की कि मुझे इंटरेस्ट पैदा हो गया फिर खुद मेडिकल में, और उसके बाद द जर्नी वाज ऑन और अब अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी हैप्पी विद माय फील्ड। ठीक। तो डॉक्टर साहब, आप गायनाकोलॉजिस्ट ही क्यों बन गया? इंटरेस्ट था मेरा इसमें। जब मैंने डॉक्टर बन गई, एमबीबीएस कर लिया, मैंने 3 डिफरेंट फील्ड्स में हाउस जॉब की। सबसे पहले मैंने ऑब्स गायनी में की, फिर मैंने 3 मंथ्स मेडिकल में की, मेडिसिन में, और 3 मंथ्स मैंने जो है वो ऑफ्थेल्मोलॉजी में की। बिकॉज के गायनी के बाद इतना हेक्टिक था कि आई वांटेड टू गेट सम रेस्ट सॉर्ट ऑफ अ थिंग, और मैं चाहती थी कि किसी इजी फील्ड में चली जाऊं। तो उसके लिए फिर इन 3 डिफरेंट फील्ड्स में मैंने किया, बट जो मुझे पैशन लगा अपने अंदर वो मुझे गायनी की फील्ड में ही लगा। और मेरा शुरू से ही इंटरेस्ट डेवलप हो गया ओपीडीज करते करते। जब मैं देखती थी कि बहुत सारी फीमेल्स आ रही हैं फाइल्स लिए हुए और जगह जगह डॉक्टर्स के पास होके आई हुई हैं इनफर्टिलिटी के साथ, तब तो इनफर्टिलिटी रेशो बहुत कम था, तो तब भी मुझे फील होता था कि भाई इसकी भी कोई स्पेशलिटी होगी और इसका भी कुछ होगा कि हम ऐसे कपल्स को हेल्प आउट कर सकें। तो उस इंटरेस्ट से फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं गायनी में ही रहूंगी और अपनी सब स्पेशलिटी मैं इसी फील्ड में ही करूंगी। तो मेरा बहुत शुरू से ही इंटरेस्ट डेवलप हो गया इस फील्ड में आने के लिए। डॉक्टर साहब, इससे अगला सवाल ये पैदा होता है कि जब आप गायनाकोलॉजिस्ट बन जाते हैं तो फिर आईवीएफ की जो एक्सपर्टीज होती है ये उससे अलग होती है?
IVF टोटली वास्ट और डिफरेंट फील्ड है. ठीक है. गायनोकोलॉजी इज टोटली अ सेपरेट फील्ड. मतलब इसको हम बिल्कुल सेपरेट तो नहीं कह सकते, इंटरलिंक्ड हैं दोनों, बट दोनों की स्पेशलिटी बहुत डिफरेंट है. मतलब इसमें IVF में आप कह लें कि सिर्फ एक IVF चीज नहीं होती है. इनफर्टिलिटी के कॉजेस को देखते हुए, इनफर्टिलिटी डजंट मीन कि अगर किसी ने इनफर्टिलिटी कहा है तो आप डायरेक्ट IVF की तरफ पहुंच जाए. बेसिक से लेके छोटे ट्रीटमेंट से लेके IVF इक्सी तो फिर एंड है जहां पे कि इससे ऊपर ऑप्शन कोई नहीं होती, ये लास्ट होता है. जबकि पेशेंट के पास और कोई होप ना बने, वो छोटे ट्रीटमेंट्स भी ले चुके हों, वो मेडिकल ट्रीटमेंट्स भी ले चुके हों, वो ओवुलेशन इंडक्शन, IUI टाइप चीज़ें, इस तरह की चीज़ें भी सब कर चुके हों, लेकिन उसके बावजूद भी प्रेगनेंसी ना हो रही हो, तो वो फिर हमारे पास लास्ट ऑप्शन यही होता है जो कि हम इन्वेसिव ट्रीटमेंट की तरफ लेके जाना पड़ता है. क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें अपेरेंटली नहीं पता चल रही होती. जब हम IVF की तरफ जाते हैं तो हमें पता चलता है कि भाई ये तो प्रॉब्लम इसीलिए हो रही थी, अपेरेंटली हस्बैंड भी ठीक है, वाइफ भी ठीक है, और बहुत सारे डॉक्टर्स उनको कह रहे हैं कि जी अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की तरफ से. जो कि सुन के मुझे बड़ी होती है कि डॉक्टर भी ये वर्ड्स कैसे बोल सकते हैं. डेफिनेटली अल्लाह की तरफ से होता है, बट पीछे बैकग्राउंड में कोई ना कोई लॉजिक जरूर होता है जिसकी वजह से कपल्स कंसीव नहीं कर रहे होते हैं. जी ठीक हो गया. डॉक्टर कंवल, आपको जब मैं देखता हूँ तो मल्टीपल सवाल मेरे माइंड में होते हैं. हमारी व्यूअरशिप ये जानना चाहती है कि डॉक्टर कंवल अपने आप को इतना फ्रेश मोटिवेट कैसे रखती है. डॉक्टर भी वही जिस तरह डॉक्टर आयशा ने बात की कि आपको पता है हमारा एक मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, बट मेरे पेरेंट्स हमेशा से गर्ल्स एम्पावरमेंट और उस तरह से उन्होंने हमारा ब्रॉटअप किया. बल्कि मेरे भाई वही हंसते हैं कि जी तुम लोगों को इतना एक्स्ट्रा पैम्पर्ड रखा है. तो वही जब मेरा एक्सपोजर हुआ मेडिकल फील्ड में, खासतौर पे गायनी से, आई ऑप्टेड इट माई सेल्फ. इनिशियली आई वॉज लाइक एनीथिंग बट नॉट गायनी, बट इवेंचुअली आई एंडेड अप ऑन माई ओन डिसीजन एंड चॉइस इन गायनी. क्योंकि आई लाइक डूइंग बोथ द थिंग्स. फिजिशियन भी हैं और आप सर्जन भी हैं, और ख़वातीन को ओरिएंटेशन नहीं है, एजुकेशन नहीं है, उनको बताने की ज़रूरत है. जिस तरह आदमियों के मसले हैं इसी तरह औरतों के भी हैं, लेकिन उसको नज़रअंदाज करती है हमारी सोसाइटी. उनका शुरू से ब्रॉटअप ही उस तरह से लो लेवल पे रखा जाता है. तो उस को देखते देखते आई जस्ट गेट मोटिवेटेड कि मुझे मतलब लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है. क्योंकि काफ़ी चीज़ें तो यही है कि आपको रियलाइजेशन से समझ आ जाए तो उसी से सॉर्ट हो जाती हैं. एंड देन यू गॉट टू नो कि अच्छा नॉर्मल क्या है और अब नॉर्मल क्या है. तो ये हम लोगों को बताएंगे तो उन्हें पता चलेगा कि अच्छा ये प्रॉब्लम है, इसके साथ मुझे घर में नहीं बैठे रहना. आई विल एंड अप इन कॉम्प्लिकेशंस, और इसके सिलसिले मेरी लाइफ को कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे. और एक हेल्दी लिविंग आपकी हेल्दी माइंड के लिए, हेल्दी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है. तो दैट्स व्हाई हाउ आई हैव बीन डूइंग इट. और डॉक्टर साहब जितने भी CME प्रोग्राम्स होते हैं उसमें आप बड़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हैं, तो इसका अल्टीमेटली पब्लिक को क्या फ़ायदा होता है? डॉक्टर मीर, जिस तरह आजकल सारा डिजिटलाइजेशन चल रही है, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं, बल्कि न्यूज़पेपर तो इट्स बिन अ वाइल कि मैंने एक्चुअली कहीं पे किसी यूनिवर्सिटी वगैरह में ही देखे. अदरवाइज हम लोग कोई ना कोई मतलब छोटे से लेके बड़े तक आप देख लें, डिफरेंट एज ग्रुप्स हैं और डिफरेंट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स जो यूज़ करते हैं. तो इन CME को करने का फ़ायदा ये होता है कि लोगों को ओरिएंटेशन होती है, उन्हें पता चलता है कि एक नॉर्मल चीज़ जिस तरह लाइक प्रेगनेंसी से रिलेटेड ही बात कर लें कि प्रेगनेंसी के नॉर्मल चीज़ें क्या हैं जो कि नॉर्मली कुदरती तौर पे होती हैं, और क्या चीज़ें अब नॉर्मल हैं जिनके लिए उनको डॉक्टर से रजू करने की या कोई टेस्ट कराने की या अपनी कोई लाइफस्टाइल हैबिट्स चेंज करने की ज़रूरत है. तो इससे लोगों को एजुकेट करने में मदद मिलती है. फिर इससे लोगों को रियलाइजेशन हो जाती है और उनको फ़ायदा होता है कि दे गॉट टू नो कि जी ये सब कुछ नॉर्मल चल रहा है और अब देयर इज़ अ डेडलाइन, मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है तो आई शुड बी कंसल्टिंग माई OB-GYN. ठीक हो. डॉक्टर साहब, जैसे कि हम अपने टॉपिक के मुताबिक अब हम आगे बढ़ते हैं कि हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि जो आपको इनफर्टिलिटी होती है उसमें ज़्यादातर ब्लेम, जैसे डॉक्टर साहब ने जिक्र किया, कि फीमेल को ही किया जाता है. आपकी प्रैक्टिस में ये चीज़ें अब 50-50 हो चुकी हैं या इक्वल हैं? इक्वल ही हैं. ऐसा नहीं है कि सिर्फ फीमेल्स को ये इशू, ये पहले का मिथ है. और इवन अब भी मैं जो साउथ पंजाब में भी प्रैक्टिस करती हूँ, रहीम यार खान में, तो वहाँ पे मेरे पास ऐसे भी हस्बैंड्स आए हैं जो कि 3-3 शादियां कर चुके हैं और उन्होंने अपना सीमेन टेस्ट कभी नहीं कराया. और जब वो एंड में तीसरी शादी करके और तब भी रिजल्ट नहीं मिला तो दे केम टू मी, और जब सीमेन एनालिसिस किया तो पता चला कि जी स्पर्म्स है ही नहीं, तो ये एजोस्पर्मिया है. मतलब
ये नहीं कि कम स्पर्म्स हों, कुछ हो, डायरेक्ट ही एजोस्पर्मिया। तो ऐसे पेशेंट्स जो है, इस पे फिर अफसोस होता है कि देखें आपने 3 औरतों की जिंदगी खराब कर दी, जबकि अगर एजोस्पर्मिया, यस, और एजोस्पर्मिया डजंट मीन कि वो ट्रीटेबल नहीं है। एजोस्पर्मिया के भी मल्टीपल जो है वो रीजंस होते हैं। उसमें कुछ जो है वो जैसे ब्लॉकेज वाले फैक्टर्स भी होते हैं, उस पे भी वो भी बड़ा ट्रीटेबल है। हम थ्रू आईवीएफ बहुत इजीली उसको ट्रीट कर सकते हैं। और कुछ में हार्मोन्स का इफेक्ट होता है। उन हार्मोन्स को जब हम इंजेक्टेबल फॉर्म में, ओरल फॉर्म में पेशेंट को देते हैं, उनके हार्मोन लेवल्स नॉर्मलाइज होते हैं, तो स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाती है, और वो भी औलाद की नेमत से बिल्कुल वो एंजॉय कर सकते हैं उसको। लेकिन अगर वो प्रॉपर ट्रीटमेंट की तरफ जाएं तो ये बहुत बड़ा मिथ है। और अभी भी बहुत लोगों का कंसेप्ट होता है, मदर इन लॉज आती हैं साथ, उनको पता होता है कि बेटा फॉल्टी है, लेकिन वो कहती हैं कि नहीं जी मेरे पुत्र नू तो कोई मसला नहीं है, मतलब ऑलवेज अ ब्लेम गेम। अब चीजें चेंज हो गई हैं, एजुकेशन काफी हद तक इस चीज को ओवरकम कर रही है, बट स्टिल कंसेप्ट्स आर नॉट क्लियर। बहुत लोगों को यही मिथ है कि प्रॉब्लम जो है वो फीमेल की तरफ से आ रहा है, जबकि इक्वल प्रॉब्लम्स हैं। मेल फैक्टर्स और फीमेल फैक्टर्स मल्टीपल हैं इक्वली, लाइक 50% मेल फैक्टर्स, 50% फीमेल फैक्टर्स, तो बिल्कुल 50% के करीब ही पहुंच चुका है। इट्स लाइक कि इसको कहना कम नहीं होगा, कि ये गलत नहीं होगा कहना कि जी 50% फीमेल फैक्टर्स और 50% मेल फैक्टर्स हैं, ऐसे ही हो चुका है। ठीक है डॉक्टर कमल, आजकल पीसीओएस और पीसीओडी पे बेशुमार जो है वो कैंपेन भी चलती है, लोगों को अवेयरनेस भी क्रिएट की जाती है, लेकिन उसके बावजूद पेशेंट की तादाद बढ़ रही है, इसकी क्या वजह है? बड़ा आपने इम्पॉर्टेंट पॉइंट रेज किया, बल्कि अभी परसों ही पीसीओ का नाम चेंज हो के पीएमओस कर दिया गया है, क्योंकि इट्स अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर एक्चुअली। अच्छा, इसमें नंबर ऑफ पेशेंट्स इंक्रीज होने की वजह हमारा लाइफस्टाइल है, क्योंकि हम सब लोगों का अगर हम देखें लाइफस्टाइल बड़ा सेडेंटरी हो गया है। पुराने वक्तों में लोग एक्टिव थे, ऑर्गेनिक फूड्स खाते थे और एक्टिव रहते थे, स्ट्रेस बहुत कम था, पोल्यूशन कम था। बट टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट एरा, अब सारी चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट हो गई हैं, ऑपोजिट हो गई हैं। यानी स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट है, स्ट्रेस से आपके हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं, इंसुलिन का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, जो कि पीसीओ में एक मेन प्रॉब्लम है। इसके अलावा डाइट्स जो हैं वो प्रोसेस्ड और नॉन ऑर्गेनिक अनहेल्दी जंक फूड्स हैं, उसकी वजह से भी आपकी शुगर जो है डिस्टर्ब हो जाती है। आपकी FSH LH रेशियो जो कि पीसीओ में रिवर्स हो जाती है, उसकी रीज़न यही जंक फूड और प्रोसेस्ड डाइट्स हैं। इसके अलावा एक्टिविटी वाइज देखें, फिजिकल एक्टिविटी बच्चों की बच्चियों की बिल्कुल ना होने के बराबर है। इवन हमारी फिजिकल एक्टिविटी देखने के, हम गाड़ी के बगैर कहीं जाते नहीं, बच्चे हर वक्त डिवाइसेस लेके बैठे होते हैं, बल्कि वी आर हैप्पी कि कहीं जा नहीं रहे तो अच्छी बात है, इनको मोबाइल या आईपैड पकड़ा दिया जाए। तो बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस एंड पुअर एक्टिविटी एंड बैड सेडेंटरी लाइफस्टाइल, पीसीओ का रुझान जो इंसिडेंस है वो बढ़ता चला जा रहा है और लड़कियों को प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक हो गया डॉक्टर साहब। जैसे डॉक्टर साहब ने बात की पीसीओएस, पीसीओएस का कोई लिंक है आईवीएफ के साथ इसके फेलियर में? जी बिल्कुल है, क्योंकि यूजुअली दीज पेशेंट्स आर ओबीस, ठीक है, और अगर ये कंसीव कर जाएं तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर मिसकैरेजेस बहुत कॉमन होते हैं, ठीक है। और ऐसे केसेस में हम पेशेंट्स को हमेशा, और पीसीओएस में अगर सिर्फ पीसीओएस का प्रॉब्लम है, यानी कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, पेशेंट अपना लाइफस्टाइल चेंज करती है, वेट रिडक्शन करती है, और कोई फैक्टर्स नहीं है इससे रिलेटेड, अगर मेल फैक्टर नहीं है, ट्यूबल फैक्टर नहीं है, कोई और प्रॉब्लम नहीं है, लाइक थायराइड से रिलेटेड कोई इशू नहीं है, और जो प्रोलैक्टिन हार्मोन, ये दोनों हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं नॉर्मलाइज इनका होना टू कंसीव नेचुरली। अगर और कोई इशू नहीं है और पेशेंट ने अपना लाइफस्टाइल चेंज किया है, वेट रिडक्शन की है, तो 30% पेशेंट्स नेचुरली कंसीव करके आ जाते हैं। इवन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस पे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस है ना, और अंडे की खुराक इंसुलिन है। गुड क्वालिटी इंसुलिन ओवरिस को नहीं जाएगी, एग मैच्योरिटी और एग क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम होगा। डॉक्टर साहब, स्ट्रेस और स्लीप डिसऑर्डर आईवीएफ के सक्सेस होने में कोई रुकावट पैदा करती है? जी बिल्कुल। एक हार्मोन है विच इज कॉल्ड मेलाटोनिन, ठीक है, आप वो रात की नींद में रिलीज होता है और उसका बहुत अहम रोल है रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंट्रोल करने का। तो अगर आप रात को सोएंगे ही नहीं, रात को क्या, अगर रात और दिन में सो भी लेते हैं पूरा दिन, तो वो हार्मोन रिलीज नहीं होगा और ऑटोमेटिकली वो आपके पूरे रिप्रोडक्टिव हेल्थ को खराब कर देता है, और डेफिनेटली इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है आपकी फर्टिलिटी पे। ठीक है
डॉक्टर साहब, आपकी प्रैक्टिस के अंदर कितने ऐसे पेशेंट रिपोर्ट होते हैं जिन्होंने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी किसी तरह की कोई वैक्सीनेशन ली और उसकी कॉम्प्लिकेशन? अच्छा, ये बहुत सेल्डम ही मैं कहूँगी रिपोर्ट होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ वैक्सीनेशन को वैसे ही एक मिथ है कि वैक्सीनेशन को समझा जाता है कि ये कोई फॉरेन प्रोपेगेंडा है और पता नहीं हमें बांझ कर रहे हैं या कोई इवन के जैसे पोलियो को। एग्जैक्टली, पोलियो हो गया, कोविड हो गया, कोई बग हमारे में इंस्टॉल हो रहा है। अब आपने इंस्टॉल करके फॉरेन वर्ल्ड ने क्या प्रोपेगेंडा करना और क्या अचीव करना है। तो इससे इवन रेगुलर वैक्सीनेशन नहीं हुई होती तो व्हाट टू टॉक ऑफ के वैक्सीनेशन का कोई साइड इफेक्ट हुआ। लेकिन देयर आर सर्टेन वैक्सीनेशन जो कि प्रेगनेंसी में रिकमेंडेड है, जो कि माँ को भी सेफ रखती हैं और माँ का कनेक्शन होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बच्चे के साथ थ्रू द प्लेसेंटा, आवर सिंपल जबान में जिसे कहते हैं। अब जब वो वैक्सीनेशन माँ को मिलती है तो वो माँ को तो सेफ रखती है, लेकिन उससे ज्यादा वो सेफ्टी उसकी प्रेगनेंसी और आने वाले बच्चे के लिए होती है, क्योंकि थ्रू ब्लड सर्कुलेशन माँ के ब्लड से प्लेसेंटा में और प्लेसेंटा से वो बच्चे को ट्रांसफर होती है। वहां पे एंटीबॉडीज जो हैं वो बनती हैं और वो बल्कि जब बच्चा डिलीवर होता है तो शुरू के 3-6 माह में जब उसकी अपनी एंटीबॉडीज, अपनी इम्यूनिटी मदाफियत तैयार नहीं हुई होती, तो माँ से जो एंटीबॉडीज उसको मिलती हैं तो वो उसको हिफाजत प्रोवाइड करती हैं। इनमें लाइक जिस तरह से आप बात कर लें, इन्फ्लुएंजा की सीजनल वैक्सीनेशन जो है वो करवाई जा सकती है। ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी सेफ है क्योंकि इसमें किल्ड वायरस होता है। इसके अलावा कोविड वैक्सीनेशन भी प्रेगनेंसी में सेफ है, वो भी करवाई जा सकती है। इसके अलावा वूपिंग कफ की कराई जा सकती है, टेटनस वैक्सीनेशन रूटीन में करवाई जा सकती है। तो ये सारी किल्ड वायरसेस वाली वैक्सीन हैं एंड दे आर ऑल टुगेदर सेफ फॉर द प्रेगनेंसी, फॉर द मदर एंड द बेबी। ठीक है डॉक्टर साहब, आईवीएफ वाले जो कैंडिडेट होते हैं उनका गोल्डन पीरियड कौन सा टाइम होता है जब वो आ जाएं आपके पास और जल्दी उसका सक्सेस रेट मिले उनको? गोल्डन पीरियड तो देखें, गोल्डन एज जो हम लेते हैं प्रेगनेंसी के लिए वो 30 तक है। 34 तक हम सिल्वर एज कैटेगरी में ले आते हैं पेशेंट को, और उसके बाद तो प्रेगनेंसी का सक्सेस रेट, जो पहले ही प्रेग्नेंट नहीं हो रहा तो 34 के बाद तो प्रेगनेंसी का सक्सेस रेट ड्रास्टिकली बहुत तेजी से ड्रॉप होता है। अब इसमें आईवीएफ के लिए कौन से कैंडिडेट है, उसका एज से ज्यादा इंपॉर्टेंट ओवेरियन रिजर्व के साथ ताल्लुक है। ठीक है, ओवेरियन रिजर्व आपका वो इंडिकेट करता है, आपका एएमएच लेवल इंडिकेट करता है बहुत हद तक के फैक्टर क्या है, और जो एक तो फैक्टर भी काउंट करता है ना, मेल फैक्टर है, फीमेल फैक्टर है, क्या इश्यू है उसमें। अब मेल फैक्टर अगर साथ में एसोसिएटेड है तो ऑटोमेटिकली सक्सेस रेट और ज्यादा नीचे चला जाता है। लाइक मेल फैक्टर में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है मॉर्फोलॉजी का फैक्टर है। मॉर्फोलॉजी अगर स्पर्म की ठीक नहीं है, यानी स्पर्म का हेड, नेक और टेल अगर नॉर्मल नहीं है, तो इट मीन्स के डीएनए जेनेटिक मटेरियल जो हेड कैरी कर रहा है वो नॉर्मल नहीं है। तो उसमें अगर आप आईवीएफ भी कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम पेशेंट को पहले ही बता देते हैं कि इसमें अगर हमें नॉर्मल हेल्दी एम्ब्रियोज मिलेंगे तो हम आपको हेल्प कर सकते हैं। तो वो चीज़ें वेरी कर रही होती हैं। हम इसके ऊपर डिपेंडिंग ऑन फैक्टर हम पेशेंट टू पेशेंट डिफरेंट उसको बता सकते हैं। हम कांस्टेंट हम एक प्रोपोर्शन नहीं बता सकते कि किस एज पे कितना सक्सेस रेट है। फैक्टर्स को भी इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ऑब्वियसली जब आपकी एज यंग होती है तो आपके एग्स ज्यादा मिलते हैं। तो आईवीएफ का एक सिंपल रूल है सक्सेस पे पहुंचने का, द मोर नंबर ऑफ एग्स यू हैव, द मोर एम्ब्रियोज नॉर्मल हेल्दी यू आर प्रोन टू गेट, इन द मोर एम्ब्रियोज यू आर गेटिंग। तो अब तो हम फ्रीज करते हैं फ्रीजिंग की तरफ, तो फ्रीजिंग के साथ तो अगर आपके 2 से 3 एम्ब्रियोज भी अच्छे मिल गए तो सक्सेस रेट 60% प्लस पे चला जाता है फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर के साथ। इफ you are getting a normal healthy embryos, तो उसमें पीजीएस का बड़ा रोल है। अब अगर आपके एम्ब्रियोज देखने में नॉर्मल हेल्दी हैं, जैसे बहुत सारे पेशेंट्स मल्टीपल साइकिल्स फेल करके आते हैं और फिर आके कहते हैं कि मैडम हमने फलां सेंटर से कराया, उन्होंने कहा आपके एम्ब्रियोज भी बहुत खूबसूरत हैं, आपका एंडोमेट्रियम भी बहुत अच्छा बना है, एम्ब्रियो ट्रांसफर भी बहुत अच्छा हुआ, लेकिन अल्लाह की तरफ से है कि प्रेगनेंसी नहीं हुई। यस, हो सकता है क्योंकि रिजेक्शन हो सकती है ना, फॉरेन बॉडी की तरह एक्ट करता है एम्ब्रियो अंदर जाके, एज फॉरेन बॉडी उसको कह लें, हमने ट्रांसफर किया। लेकिन अगर वो नॉर्मल है जेनेटिकली और उसके बावजूद देखने में नॉर्मल हेल्दी है, मतलब ग्रेड A5 है, एक्सपेंडेड ब्लास्टोसिस्ट एक टर्म होती है हमारे उसमें, वो है, लेकिन वो जेनेटिकली नॉर्मल नहीं है तो ऑटोमेटिकली फेलियर की तरफ जाएगा। जी नाज़रीन, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद होंगी और मज़े की गुफ्तगू बेस्ड ऑन गुफ्तगू जारी रखेंगे।
वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं हेल्थ स्पेशल प्रोग्राम और आज हम बात कर रहे हैं बेऔलादी की बढ़ती हुई वजूहात, उनका इलाज और फिर उसकी जो मिथ्स हैं उनको रियलिटी में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। मेरे स्टूडियो में दो मोस्ट पॉपुलर गायनेकोलॉजिस्ट आज मौजूद हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि हर सवाल को डिफरेंट एंगल्स के साथ उनके सामने रखें, बेस्ड ऑन साइंस गुफ्तगू करें और आप लोगों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने की भरपूर कोशिश करें। डॉक्टर कंवल, मेरे अभी माइंड में एक चीज़ आ रही थी, आईयूडी, इंट्रायूट्राइन डेथ जो होती है, इसकी बढ़ते हुए रेट्स या बढ़ती हुई वजूहात क्या हैं, क्यों ये ज़्यादा हो रही है? अच्छा डॉक्टर मीर, आईयूडीज यानी बच्चा पेट में ही फौत हो जाना, इसकी ये पहले भी होता था। अब ये है कि लोगों में एक पहली बात तो ये है कि लोगों को समझ बूझ हो गए, दे आर ओरिएंटेड, यानी ये रिपोर्ट होता है और पहले पता नहीं चलता था। दूसरी बात ये है कि जिस तरह हम पीसीओ की बात कर रहे थे कि देयर इज लॉट ऑफ चेंज इन द प्रेजेंट एरा, लाइक वो पॉल्यूशन हो गया, स्ट्रेस हो गया, डाइट हो गया, तो हम लोगों में भी देखें नई नई बीमारियां पैदा हो गई हैं। जिस तरह अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो अराउंड 50, बल्कि 50 से ज़्यादा परसेंटेज अगर कही जाए तो गलत नहीं होगा, डायबिटिक पे हैं। जिनमें डायबिटीज़ नहीं है तो 30 से 40% तक पॉपुलेशन जो है उनके अंदर हाइपरटेंशन है। इस तरह से और बहुत सी चीज़ें हैं। इसके अलावा प्रेगनेंसी में कुछ खास कंडीशन होती हैं, जिस तरह प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, प्रेगनेंसी से रिलेटेड डायबिटीज जिसे जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहा जाता है। तो ये वो केसेस हैं जहाँ पे बच्चा माँ के पेट के अंदर जब भी कोई शुगर बहुत ज़्यादा या कम हो जाए, इस तरह की कोई भी इंसल्ट उसको पहुंचे तो सडन उसकी डेथ हो सकती है, जो कि आईयूडी का कॉज बन जाती है। इसके अलावा और भी बहुत सी वजूहात हैं, जिससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल ना हो, बच्चे की ग्रोथ रिटार्डेड जा रही हो। कज़न मैरिजेस भी एक इंपॉर्टेंट वजह है आईयूडीज की, क्योंकि पाकिस्तान में कज़न मैरिजेस का टिल टुडे बहुत ज़्यादा कहने के बावजूद, अवेयरनेस क्रिएट करने के बावजूद, स्टिल इट इज़ नॉट अचीव्ड। और कज़न मैरिजेस का रुझान बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी वाले बच्चे काफ़ी तो शुरू में ही कैरी कर जाते हैं विद इन 3 मंथ्स। जो आगे प्रेगनेंसी चलती हैं उनमें अक्सर इस तरह के कोई ना कोई बनावटी नकाए, स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज होते हैं बच्चे में, जो कि फिर इंट्रायूट्राइन डेथ का कॉज बनते हैं। ठीक हो गया। और डॉक्टर साहब, 18 नामी बीमारी जो है वो लोगों की एक मिथ होती है कि जी 18 है इसको, क्या ये कोई एग्जिस्ट करती है मेडिकल में? 18 एक्चुअली ये तो एक कॉमन पीपल वर्ड है। अगर मेडिकली गायनेकोलॉजिकल टर्म्स में कहा जाए तो आई विल यूज वर्ड रिकरेंट मिसकैरेजेस, यानी 3 या 3 से ज़्यादा पहले 3 माह के हमल अगर ज़ाया हुए तो इसको आप सीधी ज़बान में अगर हम कहा जाए तो पब्लिक इसको 18 कहते हैं, हम इसको रिकरेंट मिसकैरेजेस कहते हैं। इनमें भी टॉप ऑफ द लाइन रीज़न जो है वही कज़न मैरिजेस हैं, जिनमें क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज होते हैं। तो कुदरत का एक डिफेंस मैकेनिज्म है कि जो एक जेनेटिकली एबनॉर्मल बच्चा बनता है, बजाय इसके कि वो पूरा आगे प्रोग्रेस करके 9 माह के बाद एबनॉर्मल बच्चा हाथ में आए, तो अल्लाह ताला इसको कुदरती तौर पे विद इन 3 मंथ मिसकैरी करा देते हैं। तो ये भी एक वजह है रिकरेंट मिसकैरेज की। इसके अलावा बच्चेदानी यानी यूट्रस के स्ट्रक्चरल बनावटी नुकाए, इसके वो नॉर्मल साख्त का नहीं है, उसकी वजह से भी होता है। फिर जिस तरह हमने डायबिटीज़ की बात की, और मेडिकल डिसऑर्डर्स में आ जाता है थायराइड और ब्लड प्रेशर। अगर इनके लेवल्स प्रेगनेंसी शुरू करने से पहले अचीव ना हुए हो, एबनॉर्मल शुगर जारी हो, एबनॉर्मली रेज ब्लड प्रेशर हो, थायराइड का जो TSH खास तौर पे और इसके अलावा T3 T4 उनके लेवल्स भी नॉर्मल से ज़्यादा बढ़े हुए हों, तो ये सारी वजूहात जो हैं रीज़न बनती हैं रिकरेंट मिसकैरेजेस का। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, IUI, HC, IVF, अगर एक आम बंदा इनमें फ़र्क समझे तो कैसे समझे? IUI नेचुरल प्रेगनेंसी के करीब तरीन का प्रोसीजर है। लाइक हम एग बना के, जब एग मेच्योर हो जाता है, जो नॉर्मल एग का लेवल हम मेजर करते हैं मेच्योरिटी का, वो 18 mm से 22 से कम होना चाहिए, 18 से ज़्यादा होना चाहिए। तो हम उसके बाद हम ओवुलेट कराने के लिए यूजुअली हम इंजेक्शन लगाते हैं, और उसके 24 to 36 आवर्स के अंदर हम पार्टनर के स्पर्म्स लेके, गुड क्वालिटी स्पर्म्स जो कि हेल्दी हों, जिनमें मोटेलिटी अच्छी हो, नॉर्मल शक्ल सूरत के हों, वो हम ट्यूब्स के लेवल पे जाके पहुंचा देते हैं, और बाकी का काम नेचुरल तरीके से ही होता है। ठीक है। और इसका सक्सेस रेट जो बहुत अच्छा अगर आपने किया है तो 15% से ऊपर नहीं जाता। ठीक है। IVF, जी IUI की बात हो रही है। IVF और ICSI का बेसिक प्रोसीजर इंजेक्शंस लगाने से लेके एग पिकअप तक का एक ही है, सिर्फ एक स्टेप का डिफरेंस है। IVF में हम यानी IVF में मेल फैक्टर नहीं होता,
आपने वाइफ के एग्स और हस्बैंड के स्पर्म्स एक प्रोपोर्शन में लेके आप एक डिश में छोड़ देते हैं और नेचुरल सिलेक्शन ऑफ स्पर्म्स होती है, यानी कि अंडा जो है वो खुद नेचुरल तरीके से स्पर्म को लेता है, जैसे कि नॉर्मल माँ के पेट में ट्यूब में हो रहा होता है, ठीक है। और जो इक्सी है उसमें यूजुअली मेल फैक्टर इन्वॉल्व होता है, या अब मेल फैक्टर के अलावा भी हम 99% इक्सी पे ही स्विच कर चुके हैं, क्योंकि इसमें ऑब्वियसली हम खुद जो हमें नॉर्मल हेल्दी स्पर्म नजर आ रहा होता है उसको लेके हम वो प्लाज्म के अंदर इंजेक्ट करते हैं। इंजेक्टिंग पिपेट में हम जो है वो स्पर्म को होल्ड करते हैं और होल्डिंग पिपेट में एग को होल्ड करके वहां पहुंचा देते हैं। सिर्फ ये इस एक स्टेप का डिफरेंस है बिटवीन आईवीएफ एंड इक्सी, बाकी सारा प्रोसीजर सेम है। ठीक। डॉक्टर साहब यहाँ पे एक सवाल मेरे माइंड में ये आ रहा है कि अगर आपने आईयूआई करवाया, एक्ससी है या आईवीएफ का आपने ट्रीटमेंट ले लिया, अब आप प्रेग्नेंट हो गए, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसी तरह आपको चलना होगा जिस तरह नॉर्मल प्रेगनेंसी में चलता है? आईयूआई में तो हम सिर्फ ल्यूटिल सपोर्ट दे रहे होते हैं पहले 3 महीने, जो कि बहुत सारे नेचुरल प्रेगनेंसीज में लोग नहीं भी ले रहे होते। जो आईवीएफ की प्रेगनेंसी है वो पहले 3 महीने सपोर्ट पे चलती है। उसमें प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन जो है वो हमें बाहर से देने पड़ते हैं। 3 मंथ्स के बाद प्लेसेंटा, जिसको हम हमारी कॉमन जबान में ओवल कहते हैं, ओवल का साइज इतना बढ़ जाता है कि वो खुद टेक ओवर कर लेता है और जो हार्मोन्स आगे बेबी की ग्रोथ के लिए चाहिए होते हैं वो खुद से बनना शुरू हो जाते हैं, और इट्स लाइक अ नेचुरल प्रेगनेंसी आफ्टर 3 मंथ्स। तो फर्स्ट 3 मंथ्स जो है वो ट्रीटमेंट सिनेरियो जरा डिफरेंट होता है नेचुरल कंसेप्शन से और आईवीएफ की कंसेप्शन से। ठीक। जैसे हमने देखा है कि एक नॉर्मल प्रेगनेंसी के अंदर समटाइम पेशेंट का ब्लड प्रेशर हाई हो जाना, शुगर हो जाना, क्या आईवीएफ के प्रोसीजर के बाद भी ये हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। और जितने आईवीएफ के अंदर नेचुरल प्रेगनेंसी में जितने चांसेस हैं प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन होने के, जेस्टेशनल डायबिटीज होने के, उसके अंदर भी उतने ही चांसेस हैं, इससे ज्यादा नहीं है। इट्स नॉट लाइक के आईवीएफ की प्रेगनेंसी में आपको ब्लड प्रेशर या शुगर के चांसेस या एबनॉर्मेलिटीज, बहुत सारे कपल्स आके हमसे ये पूछते हैं कि मैडम हमने सुना है कि आईवीएफ के बच्चे नॉर्मल नहीं होते, उनके आगे से बच्चे नहीं होते, तो ये मिथ है, ठीक है। उतने ही चांसेस हैं आईवीएफ के प्रेगनेंसी में भी एबनॉर्मेलिटीज होने के जितने नॉर्मल कंसेप्शन में है, 1 to 1.5% बस। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल यहाँ पे और होता है कि अगर आईवीएफ आपने करवाया जी, एक बच्चा हो गया, उसके बाद क्या आप नॉर्मल कंसीव कर सकते हैं? डिपेंड करता है कि रीजन क्या है, क्या रीजन थी, आपका फैक्टर क्या था जिसकी वजह से आपने आईवीएफ कराया था। पीसीओएस के पेशेंट्स जो हैं उनमें ये बहुत कॉमन देखा गया है कि हमने एग पिकअप किया पेशेंट का और हमने 2 महीने के लिए उसको कहा कि हमने फ्रीज कर दिया, 2 महीने के बाद हम आपका एम्ब्रियो ट्रांसफर करेंगे। तो उस सिचुएशन में, उस टाइम पीरियड में 2 महीने में पेशेंट वापस आता है कि मैडम हमें 2 महीने से तो साइकिल ही नहीं आया, और जब आप चेक करते हैं तो पेशेंट कंसीव कर चुका होता है और उसके एम्ब्रियोस फ्रीज पड़े होते हैं आपके पास। तो पीसीओएस के पेशेंट में दिस इज कॉमन, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप एग पिकअप करते हो तो ओवरीज का प्रेशर रिलीज होता है, जब आप प्रेक करते हो तो उससे बहुत सारे पेशेंट्स जो है वो मेडिकेशन पे भी होते हैं, लाइक हमने उनको मेटफॉर्मिन पे डाला होता है, तो उससे जो है वो बेहतर हो जाती है कंडीशन और वो नेचुरल कंसेप्शन की तरफ भी चले जाते हैं। और कुछ में ऐसा भी होता है कि फर्स्ट आईवीएफ से हुआ और सेकेंड उन्होंने नेचुरली भी कंसीव कर दिया, और ये होता है बिल्कुल। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, जैसे हम देखते हैं कि हज पर जाने वाली जो फीमेल्स होती हैं वो अपने पीरियड साइकिल को चेंज करती हैं थ्रू मेडिकेशन, इसकी कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं? डेफिनेटली हर दवाई के जहाँ फ़ायदे होते हैं वहाँ नुकसान भी होते हैं, लेकिन जाहिर है हज एक इबादत है, वहाँ पे आप एक मकसद के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे पोस्टपोन करना ज़रूरी होता है। इसका साइड इफ़ेक्ट एक तो ये होता है कि आपने जब हार्मोन्स लिए हैं तो फॉर द टाइम बिंग आपको फ्लूइड रिटेंशन होगी, थोड़ा जिस्म भारी हो जाएगा, लेकिन ये टेम्प्रेरी वेट गेन है। मेन प्रॉब्लम आता है पीरियड्स की इरेगुलरिटी, यानी आपके अगले 2 से 3 साइकिल, बहुत मैक्सिमम कुछ केसेस में देखे गए इवन 4 से 6 मंथ भी लग जाते हैं। यानी आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल जो महीने के महीने आ रहा था, ये दवाई खत्म करने के बाद मे भी आपको अगले 4 से 5 माह में ये इरेगुलरिटी देखने हो कि यानी आपको पीरियड्स अपनी रेगुलर डेट पे ना आए, लेकिन ये विद टाइम खुद ब खुद वॉश आउट हो जाता है एंड यू जस्ट कम बैक टू योर रूटीन। ठीक हो। डॉक्टर साहब, बहुत ज़्यादा पेशेंट जो हम आपके पास रेफर करते हैं फाइब्रॉइड के और चॉकलेट सिस्ट के और इस तरह के, इसकी बेसिक काज क्या होती है फाइब्रॉइड और ये सिस्ट वगैरह बनने की?
अच्छा डॉक्टर तनवीर, इनमें एक्चुअली मतलब दोनों पे मल्टीपल रिसर्च की गई है, लेकिन एज सच कोई मेन रीजन स्टिल टिल टुडे आइडेंटिफाई नहीं किया गया। फाइब्रॉइड की पहले बात की जाए, ये एक ट्यूमर है, फाइब्रॉइड बच्चेदानी का ट्यूमर है, और इसमें ट्यूमर डेफिनेटली बुरी चीज होती है, लेकिन द गुड थिंग इज कि ये मेलिग्नेंट यानी कैंसर वाला नहीं होता, जड़ों वाला नहीं होता, यानी ये ऑर्गन स्पेसिफिक है कि ये यूट्रस तक ही महदूद रहता है, दाएं बाएं किसी और चीज के अंदर नहीं पेनिट्रेट करता। ये डिफरेंट इसकी लोकेशंस होती है, यानी ये बच्चेदानी की अंदर वाली वॉल एंडोमेट्रियम के अंदर भी हो सकता है, जब अगर तब वहाँ पे हो तो उसमें ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, पेशेंट को प्रेगनेंसी अचीव करने में भी प्रॉब्लम हो सकता है, इरेगुलर ब्लीडिंग भी हो सकती है। इसके अलावा अगर बीच की लेयर मसल में हो, वहाँ पे भी एट टाइम थोड़ी नॉर्मल से ब्लीडिंग ज़्यादा करता है। अगर बाहर की सरफेस पे हो तो जस्ट बड़े साइज की वजह से प्रेशर सिम्टम कर सकता है, अदरवाइज उसका प्रॉब्लम कोई नहीं। ये कनेक्टिव टिश्यू यानी बच्चेदानी का जो मसल है उसकी ही ग्रोथ है। इसके अलावा जो आप सिस्ट की बात कर रहे हैं, तो सिस्ट डिफरेंट तरह की होती है, लाइक आपने चॉकलेट सिस्ट भी कहा। ये मेंस्ट्रुअल ब्लड से रिलेटेड एक चीज़ होती है जो कि अंडे दानियों से पे डिपेंडेंट होती है, यानी रूटीन में मेंस्ट्रुअल ब्लड बच्चेदानी के से रहम के जरिए बाहर निकल जाता है, बट इन केस ऑफ चॉकलेट सिस्ट यानी मेडिकली कहा जाए तो एंडोमेट्रियोसिस, वहाँ पे मेंस्ट्रुअल ब्लड थ्रू डिफरेंट चैनल्स यानी ट्यूब से खास तौर पे कह लिया जाए तो ये डिफरेंट जगह पे जाके डिपॉजिट हो जाता है और छोटी छोटी थैलियां बना लेता है, जो कि हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ कुछ लोगों में जब जब ब्लड कलेक्ट होता है मेंस्ट्रुअल पीरियड के साथ, तो इसका साइज बढ़ता चला जाता है। अब जब साइज बढ़ेगा तो उस गुब्बारे का यानी थैली का उसकी स्ट्रेचिंग से पेशेंट को पेन भी होगी, और जो ब्लड है वो एक रिच कल्चर मीडिया प्रोवाइड करता है बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए, यानी इनकी जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, मसाना, आंते, पेरिटोनियल, लिगामेंट्स, लेयर्स, वो सब आपस में जुड़ जाती हैं। अब जब वो जुड़ेगा तो यानी पेल्विक एनाटमी यानी जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है फीमेल का, उसको समझें कि एक अच्छा ज़बरदस्त बुरा झटका पहुंचता है और चीज़ें आपस में जुड़ जाती हैं। प्रेगनेंसी या तो अचीव नहीं होती, अचीव हो जाए तो एक्टोपिक यानी नॉर्मल की बजाय वो ट्यूब में हो जाती है, जो कि जानलेवा भी साबित हो सकती है। इसके अलावा एक क्रॉनिक पेल्विक पेन यानी ताहयात उसको पेन रहती है। तो एक ये बड़ी डेडली चीज़ है जिसका कोई ख़ास रीज़न भी नहीं है, और इससे बचने के लिए कोई ख़ास चीज़ अभी तक टिल टुडे इन्वेंट नहीं हो सकी। ठीक होगा जी डॉक्टर साहब। जैसे हम देखते हैं कि सब फर्टिलिटी के जितने भी जोड़े हमारे पास आते हैं उनकी जो फाइल्स होती है उसमें एक टेस्ट लगा होता है CA-125। ये करवाने का मकसद क्या होता है? CA-125 हर पेशेंट में तो चाहिए भी नहीं है, ठीक है, वो तो हम एंडोमेट्रियोसिस के केसेस में कराते हैं टू सी रफली के क्या लेवल्स हैं, मतलब ग्रेडिंग को चेक करने के लिए। और ग्रेडिंग CA-125 पे भी एज सच पता नहीं चलती, ग्रेडिंग तो आप या तो लेप्रोस्कोपी कर रहे हैं उस पर आपको पता चलता है ग्रेड 1 एंडोमेट्रियोसिस है, ग्रेड 2 है, ग्रेड 3 है या ग्रेड 4 है, तो उस हिसाब से फिर। और वैसे भी एंडोमेट्रियोसिस के सब फर्टिलिटी में मतलब एंडोमेट्रियोसिस के साथ अगर आप कॉमन कोई बच्ची आती है मेरे पास 35 की एज की सपोज, उसको मैं IVF में सक्सेस रेट डिपेंडिंग ऑन हर ओवेरियन रिजर्व ज़्यादा बताऊंगी। और अगर एंडोमेट्रियोसिस की कोई पेशेंट आती है मेरे पास विद द सेम एज एंड सेम ओवेरियन रिजर्व, उसको मैं उसके सामने 50% कम बताऊंगी सक्सेस रेट, बिकॉज एंडोमेट्रियोसिस में सक्सेस रेट प्रेगनेंसी का बुरी तरह से ड्रॉप हो जाता है, क्योंकि आपका जो नॉर्मल हेल्दी जो पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो जो एंडोमेट्रियम बच्चेदानी की होती है वो पूरे एरिया में फैली हुई होती है, और उसमें एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद रिजेक्शन के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। और ऐसे पेशेंट्स में यूजुअली ट्यूबें फूली हुई होती हैं जिनको हम हाइड्रोसेल्पिंग्स कहते हैं, और हाइड्रोसेल्पिंग्स नेगेटिव रोल जो है वो अदा करते हैं हमारे IVF के केसेस में। अगर आपका डॉक्टर एक्सपर्ट नहीं है और उसने हाइड्रोसेल्पिंग्स पिक नहीं किया और उसको ट्रीट नहीं किया एम्ब्रियो ट्रांसफर करने से पहले, तो 100% फेलियर होगा IVF का। ठीक हो। डॉक्टर साहब, TVS, अल्ट्रासाउंड और IVF इनका आपस में क्या कनेक्शन है? सांस और फेफड़े का कनेक्शन है। ठीक है। TVS के बगैर आपकी TVS में क्या चीजें देखी जाती हम मल्टीपल लेवल्स के ऊपर हम डे 2 से एंट्रल फॉलिकल काउंट से स्टार्ट करते हैं और एग पिकअप तक TVS ही के थ्रू हम सारा काम कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, एक आम पर्सन एक अच्छा IVF सेंटर ढूंढना चाहे तो कैसे ढूंढे? यस, वेरी गुड क्वेश्चन। आजकल मैं देख रही होती हूँ सोशल मीडिया पे, टिकटॉक पे नए नए डॉक्टर्स उठ के उन्होंने IUI, IUTPI और IUTPI में उन्होंने सक्सेस रेट कोट किया हुआ है IVF के बराबर।
तो मेरे लिए बहुत शॉकिंग होता है देखना कि हमें 20 साल हो गए हैं मेहनत करते हुए, धक्के खाते हुए, और अभी भी आप यकीन करें, मैं अपने यूके में अपने टीचर्स को, कभी दुबई में अपने सीनियर्स को जिनके साथ मैंने काम किया है, दुनिया में हर जगह मैंने अपने जितने सीनियर्स के साथ काम किया, मल्टी नेशनल डॉक्टर्स के साथ, मैंने उनके मोबाइल नंबर अपने साथ सेव किए हुए हैं और मैं उनके साथ कनेक्शन में हूँ। मुझे अभी भी कोई कॉम्प्लिकेटेड केस हो तो की गाइडेंस सीख करने की जरूरत पड़ती है कि भाई इधर इस पेशेंट को मैं कैसे इस तरह करूं, ये कॉम्प्लिकेशन है तो मुझे कैसे इसको मतलब प्रेगनेंसी तक पहुंचाना है। और अभी तक मैं उनके लिए पूछ रही होती हूँ, इन स्पाइट ऑफ डूइंग मोर देन मैं 5000 साइकिल्स कर चुकी हूँ। मुझे 20 साल हो गए आईवीएफ करते हुए, 2006 से मैं इस फील्ड में हूँ। लेकिन आईवीएफ सेंटर अगर आपने सिलेक्ट करना है तो आप देखें डॉक्टर की क्वालिफिकेशन और डॉक्टर का एक्सपीरियंस कितना है उस फील्ड में, और वो अब तक कितने केसेस कर चुका है और उसका सक्सेस रेशियो क्या है। आपको इर्द गिर्द आप एक सेंटर में जाके बैठेंगे तो आप अपने राइट लेफ्ट पे जब पूछते हैं तो आपको उसी से ही पता चल जाता है। 4 कपल्स अगर बैठे हुए हैं, अगर उसमें से 2 कह रहे हैं कि उनका फेल हो गया तो समझ आती है बात, और 2 कह रहे हैं कि जी हम लोगों का यहीं से कंसीव हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ऑन द फैमिली वे, या हमारा पहला बच्चा इसी डॉक्टर साहब से हुआ है और अब हम सेकंड के लिए भी दोबारा से बैठे हुए हैं। जब आपको वहीं से ही बहुत सारी चीजें तो पता चल जाती हैं और आपको डॉक्टर से मिल के आपको अंदाजा हो जाता है कि उसका कैलिबर क्या है, क्या आपको वो सारी बातें बता रहा है जो आपको आज तक किसी और डॉक्टर ने नहीं बताई, जो कि नॉट इनटू आईवीएफ कैटेगरी था। ठीक है, तो इसके लिए बहुत सोच समझ के इंतखाब करें, क्योंकि आईवीएफ कराना बाकायदा रिसर्च की जाए, वाकई में कहूंगी, क्योंकि हमारे लोग बेचारे बहुत सादा लोग हैं, उन्हें बच्चा चाहिए। अगर किसी डॉक्टर ने उन्हें झूठी होप भी दे दिया ना कि आ जाओ जरूर हो जाएगा, उसके बाद वो बाद में डॉक्टर पूछता भी नहीं है कि जी सच बताना चाहिए पेशेंट को, उनके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, लाइक जो भी फैक्टर है, जो भी उनकी एज है, जो उनका अंडरलाइंग फैक्टर है, उनको क्लियर बताना चाहिए कि भाई कितना गलत होप देना इज वेरी रॉन्ग। उस पर फिर पेशेंट जो है वो बहुत मिसगाइडेड और डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, आपकी मोहब्बत का, आपकी तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। मल्टीपल सवाल अभी मेरे पास बाकी थे, लेकिन चूंकि जब हम स्टूडियो में होते हैं टाइम लिमिटेशंस होती है और हमारा टाइम खत्म हो चुका है। तो डॉक्टर कंवल, आपका पब्लिक के नाम क्या पैगाम और पब्लिक आपसे कांटेक्ट कैसे करें? मेरा पब्लिक के नाम यही मैसेज होगा कि जैसे डॉक्टर आयशा कह रही थी कि आप जब भी अपने डॉक्टर का इंतखाब कीजिए तो उससे बातचीत करें, अपना मसला डिस्कस करें और देखें कि आर यू सेटिस्फाइड, और अगर आप सेटिस्फाइड है तो जस्ट फॉलो द एडवाइस बाय योर कंसल्टेंट, बजाय इसके आप फेसबुक पे कमेंट करके पूछ रहे हैं, टिकटॉक पे पूछ रहे हैं। दिस इज़ नॉट अ वे टू गेट योर बॉडी ट्रीटेड, क्योंकि नीम हकीन खतरा जान। इसके अलावा अपनी बॉडी को, अपनी हेल्थ को वैल्यू कीजिए, और मुझसे रब्ता करना होता है, मैं मॉर्निंग में सर्विसेज हॉस्पिटल में होती हूँ और इवनिंग प्रैक्टिस मेरी फेज 5 आईएमसी हॉस्पिटल में होती है। डॉक्टर साहब हमारे पास आखिरी 1 मिनट है, पब्लिक अगर आपसे रब्ता करे या पब्लिक के नाम आपका क्या पैगाम? जी पब्लिक के नाम स्पेशली क्योंकि मैं इनफर्टिलिटी देख रही होती हूँ, तो बहुत सोच समझ के अपना ट्रीटमेंट शुरू कीजिए, क्योंकि एक भी दफा आपका, चाहे आपने छोटा ट्रीटमेंट भी लिया, वो फेल हो जाए तो आपका जो मोरल है वो बहुत नीचे जाके गिर जाता है। लेकिन अगर आपकी ट्रीटमेंट सही हुई है और उसके बाद खुदा ना खास्ता प्रेगनेंसी नहीं हुई तो वो अल्लाह के हाथ में है। लेकिन सोच समझ के फैसला कीजिए कि आपने किस डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराना, और फिर एंड तक आप अपने डॉक्टर के साथ थ्रू आउट रहिए। बार बार डॉक्टर स्विच करना भी ठीक नहीं होता। अभी एक डॉक्टर ने आपकी प्रॉब्लम को समझा होता है तो आप जल्दी में कि जी हम प्रेग्नेंट नहीं हो रहे, आप हौसला कीजिए। और ये इनफर्टिलिटी एक दिन का खेल नहीं है कि आपको फौरन रिजल्ट्स मिल जाए, आपको बहुत मुस्तकिल मिजाजी के साथ ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। और उसके लिए अगर मेरी सर्विसेज की किसी को ज़रूरत हो तो मेरा अपना सेंटर है डिफेंस फेज 6 DHA में, और उसके लिए आपका राब्ता नंबर आ जाएगा और आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश होगी कि इंशाल्लाह मैं जितना हेल्प कर सकती हूँ इनफर्टाइल कपल्स को टू गेट द गोल्स ऑफ पेरेंटहुड, मैं ज़रूर मदद करूँ। थैंक यू। नाजरीन, जैसे कि आपने देखा कि डॉक्टर कंवल ने यह कहा कि कम इल्म अगर आपका मुआलिज होगा तो आपकी जान को खतरा है, कम इल्म आलम होगा तो आपके ईमान को खतरा है। दोनों सूरतों में आपने रिसर्च करनी है, फिर अपनी ज़िंदगी को अप्लाई करने की कोशिश करनी है। अगर आपको हमारे इस प्रोग्राम से मुतल्लिक़ किसी भी तरह की कोई सवाल जवाब हो, कोई क्यूरी थ्योरी हो, कुछ आप हमें सजेस्ट करना चाह रहे हो,
आप कमेंट बॉक्स में आइए, नेगेटिव लिखें या पॉजिटिव लिखें, लेकिन ज़रूर लिखें। जब आप लिखते हैं तो हमें अपनी इस्लाह का मौका मिलता है और हमारी रीच बढ़ती है, और हम आपके उठाए गए सवालात को अपने अगले प्रोग्राम में अपने एक्सपर्ट के सामने रख के आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने की भरपूर कोशिश करते हैं। मुझे डॉक्टर आयशा ज़फ़र, डॉक्टर कमल नौशीन और मेरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। हम दोबारा एक नए गेस्ट के साथ, एक नए सवाल जवाब के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने मेहरबान।